नमस्कार दोस्तों, आज हम राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पॉइंट उद्देशिका, प्रस्तावना या फिर प्रीएम्बल्स का अध्ययन करेंगे। उद्देशिका, सबसे पहले उद्देशिका, जैसे हमने कहा कि भारतीय संविधान एक उधार का थैला मान सकते हैं, संपूर्ण बातें बाहर से ली गई है। तो ये प्रस्तावना की हम बात करें तो प्रस्तावना भी कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। ठीक है, प्रस्तावना या फिर उद्देशिका कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। जबकि इसकी जो भाषा है, वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, प्रीएम्बल्स प्रस्तावना का हम अध्ययन कर रहे हैं। ये प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है, जबकि इसकी भाषा है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना शुरुआत अब इसकी कैसे हुई थी? वैसे संविधान का एक महत्वपूर्ण पॉइंट मान सकते हैं, संविधान की एक महत्वपूर्ण हम क्या मान सकते हैं? इसकी विशेषता मान सकते हैं। ये उद्देशिका महत्वपूर्ण शुरुआत, हम संविधान की बात करें तो संविधान की शुरुआत वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है ना, जिसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके जस्ट 2 दिन बाद में 13 दिसंबर 1946 को इस प्रस्तावना का उद्देश्य एक संविधान सभा में उद्देश्य पेश किया था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, उद्देश्य पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस उद्देश्य को 22 जनवरी 1947 को अपनाया था। इस उद्देश्य को कब अपनाया था? 22 जनवरी 1947 को अपना लिया था। और उस उद्देश्य को किस नाम से पुकारा गया? उद्देशिका या फिर प्रस्तावना के नाम से पुकारा गया था। ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ी विशेषता मान सकते हैं, क्योंकि इस उद्देशिका में, प्रस्तावना में भारतीय संविधान का एक सार लिखा हुआ है, एक निचोड़ लिखा हुआ है, संपूर्ण इसमें बातें लिखी गई है। ठीक है ना, इसलिए भारतीय संविधान जो है, इसका जो सबसे बड़ी जो विशेषता मान सकते हैं, उद्देशिका या फिर प्रस्तावना मान सकते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत उद्देश्य पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और 22 जनवरी 1947 को इसे अपना लिया गया था। ठीक है, स्वीकृति मिली गई थी। इसी के बाद में 22 जुलाई को क्या हुआ? 1947 को 22 जुलाई 1947 को हमारा जो तिरंगा झंडा है उसे अपनाया था, स्वीकृति मिली थी 22 जुलाई 1947 को। यह भी आपको क्या कर लेनी है? याद कर लेनी है। तो ये थी उद्देशिका या प्रस्तावना, जिसमें पूर्ण रूप से अपना लिया था। अब उद्देशिका है कौन कौन सी, क्या इसमें बातें लिखी गई? हम सार कैसे कह सकते हैं कि यह भारतीय संविधान का एक सार है? कैसे कि भाई, शुरुआत हम उद्देशिका करते हैं, इसमें क्या लिखा है? हम भारत को, देखो उद्देशिका हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें शुरुआत में पहला शब्द यही लिखा हुआ है, संपूर्ण बातें, कि हम भारत के लोग भारत को, यानी इसमें जो भारत शब्द का उल्लेख आया है, एग्जाम में पूछा गया है कि भाई भारतीय संविधान की प्रस्तावना में या उद्देशिका में या प्रीएम्बल्स में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार आया हुआ है? 2 बार आया हुआ है। ठीक है ना, शुरुआत में कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, इन पे आप ध्यान देना, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक, यहाँ लिख लेते हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, देखो प्रस्तावना की शुरुआत हो रही है यहाँ से, हम भारत के लोग भारत को, तो इस उद्देशिका में प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। ठीक है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्षता लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए अलग अलग इनका देखो, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, यानी इस देश पर किसी बाहरी देश का बाहरी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर निर्णय लेने की जो शक्ति है वो भारत की जनता के पास में है। ठीक है, तो ये होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रभुता, यानी यहाँ की शक्ति किसके हाथ में है? भारत की जनता के हाथ में, ना कि किसी विदेशी व्यक्ति के हाथ में। समाजवाद, भारत देश एक पूर्ण रूप से समाजवाद देश है। यहाँ पर किसी एक व्यक्ति का हित न दे के संपूर्ण व्यक्ति के हित के लिए बात कही जाती है। और नेक्स्ट है पंथ निरपेक्षता, यानी यहाँ पर सभी धर्मों को समान माना गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर सभी धर्म समान है, किसी भी धर्म को विशेष मान्यता नहीं दी जा सकती है कि भाई यहाँ पर ये धर्म है इसी को मानना करना, ऐसी मान्यता नहीं है। जो व्यक्ति का जो धर्म है उस धर्म को मान सकता है, या फिर आदमी जैसे नास्तिक भी हो सकता है, किसी धर्म को नहीं भी मान सकता है, या सभी धर्म क्या मान सकते हैं? समान दे रखा है। तो वो होती है हमारी पंथ निरपेक्षता। ठीक है ना, ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। लोकतांत्रिक, यहाँ पर जैसे लोग यानी जनता, तंत्र तांत्रिक यानी शासन, भारत देश में जो शासन है वो किसका है? जनता का है, इसलिए भारत देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर किसी एक व्यक्ति का या राजा का अधिकार नहीं है, भारत स्वतंत्र है और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यानी शासन किसके हाथ में? जनता के हाथ में। ठीक है ना, इब्राहिम लिंकन की परिभाषा है वो जो है कि भाई जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया शासन ही क्या कहलाएगा? लोकतंत्र कहलाएगा। संपूर्ण सत्ता किसके हाथ में है? जनता के हाथ में। गणराज्य, ये फ्रांस से लिया गया शब्द है। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया शब्द है। गणराज्य यानी राष्ट्र का जो अध्यक्ष होगा, राष्ट्र का जो अध्यक्ष होगा वो क्या नहीं होगा? वंशानुगत नहीं होगा, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी मामला नहीं चलेगा। यहाँ पर राष्ट्र का अध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, तो ये संविधान की क्या होगी भाई? विशेषता होगा। इसमें तीन तरह के इसमें दे रखे। न्याय व्यवस्था कि भाई इसमें सामाजिक व्यक्ति को, जब हमारा देश स्वतंत्र है, उद्देश्य का इसमें लिखी गई है, सार कैसा लिखा गया है कि भारतीय संविधान में न्याय की व्यवस्था कैसी कही है कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, तीन तरह के इसमें क्या दिया है? न्याय। ये कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया शब्द? ये रूस से लिए गए। समाज में तीन तरह के इसमें न्याय दे रखा है समाज में, हमारे भारत देश में, कि यहाँ पर समाज के आधार पर हर व्यक्ति को समानता का आगे बढ़ने का अधिकार मिलेगा। आर्थिक रुपए पैसे धन संपत्ति के आधार पर जो पैसे हैं सरकार के वो बराबर भागों में वितरण किए जाएंगे, और राजनीति में हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का पूर्ण रूप से अधिकार दिया जाएगा। तो ये भारतीय जनता को तीन तरह के इसमें क्या दे रखे हैं? न्याय दे रखे हैं। ठीक है ना, तो ये भी आपको क्या रखनी है? याद रखना है। आगे इसमें जैसे और स्वतंत्रता कौन कौन सी है? जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की इसमें क्या दे रखी है? स्वतंत्रता दे रखी है। उपासना की क्या दे रखी है? स्वतंत्रता, यानी हर व्यक्ति अपने विचारों के, अपने अभिव्यक्ति, अपने विश्वास, अपने धर्म या फिर उपासना की व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे रखी है। ठीक है ना, और प्रतिष्ठा व अवसर की, प्रतिष्ठा व अवसर की इसमें क्या दे रखी है? समानता दे रखी है। व्यक्ति को प्रतिष्ठा बनाए रखने की, अपने अवसर पाने की पूर्ण रूप से क्या होगी? यहाँ पर समानता होगी। ठीक है, और इसमें गठित आधारों पर हम बात करें, एकता व अखंडता को बनाए रखने की इसमें क्या दे रखी है? बंधुता की भावना, बंधुत्व की भावना। अब देखो बंधुत्व यानी भाईचारे की इसमें क्या दे रखी है? भावना दे रखी है। ठीक है, कि भाई स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी हर व्यक्ति को अपने विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना करने की इसमें क्या दे रखी है? स्वतंत्रता दे रखी है। व्यक्ति प्रतिष्ठा और अवसर पाने की इसमें बराबर समानता दे रखी है, और एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए व्यक्तियों में एक भाईचारे की भावना दे रखी है। ये जो तीन जो शब्द है ये भी हमारे कहाँ से लिए गए हैं? हमारे फ्रांस से लिए गए हैं।
कहाँ से लिए गए? फ्रांस से लिए गए। ठीक है, तो ये हमारी जो प्रस्तावना थी। तो बंधुत्व की भावना रखने के लिए हमारे संविधान को आज हम 26 नवंबर 1949 को हम क्या करते हैं, इसे अधिनियमित आत्मपित इसे करते हैं। और मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम सप्तमी है, विक्रम सम्मति 2006 को इस संविधान सभा को आत्मपित अंगीकृत करते हैं। यानी इस दिन संविधान बनकर पूर्ण रूप से हमारा क्या हो गया था, तैयार हो गया था। तो इस संविधान में हमारी प्रस्तावना में मुख्य क्या लिखी गई थी, हमारी बातें लिखी गई थी। ठीक है, इसके आगे कि भाई प्रस्तावना में ये तो बातें आ गई, अब इसमें कौन कौन जैसी अच्छी बातें हैं, जैसे इसको संविधान का अंग माना कि नहीं माना, ये है कि नहीं है। तो शुरुआत में एक मामला था बेरूबाड़ी मामला, ये बंगाल से संबंधित था। बेरूबाड़ी मामला किससे संबंधित था? बंगाल से। 1960 की घटना थी। उसमें स्पष्ट कहा गया था कि जो उद्देशिका है प्रेमबल से, ये संविधान का हिस्सा नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। कब कहा गया था? ये बेरूबाड़ी मामला जो बंगाल से संबंधित था 1960 में, कि प्रस्तावना संविधान का अंग क्या है? नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो इसे प्रस्तावना अंग नहीं माना गया। लेकिन इसी मामले में बदलाव करके 24 मार्च 1973 को इसे क्या कर दिया गया था भाई? आगे एक मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल। ठीक है, 1973 में इसमें संशोधन करके पहले वाले में और कह दिया कि भाई ये प्रस्तावना है, ये संविधान का एक क्या है? भाग है। संविधान का एक क्या है? महत्वपूर्ण भाग है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। जबकि पहले वाले में क्या कहा बेरूबाड़ी मामले में कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। जबकि 1973 वाली में कि केशवानंद भारती मामला केरल से संबंधित था, उसमें कहा कि भाई ये प्रस्तावना है जो प्रियम्बल से उद्देशिका है, ये संविधान का एक क्या है? भाग है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। संशोधन का मतलब क्या होता है? फेरबदल। ये भारतीय संविधान ये कहाँ से लिया गया है? ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है ना, आर्टिकल नंबर 368 में यह बात लिखी गई है कि हम संविधान में क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रस्तावना भी एक संविधान का भाग है। ठीक है, और इसमें उद्देशिका हम क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। किस मामले में सामने आया था ये? केशवानंद भारती बनाम केरल में। ठीक है, तो इसमें एक क्या किया गया था? संशोधन। अब तक इस प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन किया गया था। कितनी बार संशोधन किया गया था? एक ही बार। और वो कब किया गया था? याद रखना, 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है ना, एक बार इसमें क्या किया गया था? संशोधन किया गया था 42वें संशोधन 1976 में, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 3 नंबर याद रखना इसमें। समाजवाद, पहला कौन सा है? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये थी प्रस्तावना। कि भाई प्रस्तावना में शुरुआत में क्या कहा? भाई इसमें हम संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है ना, लेकिन बाद में क्या कहा? इसमें संशोधन कर सकते हैं। किस मामले में? केशवानंद भारती मामले में, केरल से संबंधित था, और इसमें फिर क्या किया? संशोधन। तो प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो इस संशोधन में कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता।